तो छात्रों, आज का हमारा क्लास है, टॉपिक है सर्किल का कोएक्सियल सर्किल, कोएक्सल सर्किल। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन जानेंगे कि व्हाट इज कोएक्सल सर्किल। तो जैसे मान लीजिए कि सिस्टम ऑफ सर्किल, सिस्टम ऑफ सर्किल का मतलब हो गया 1, 2, 2 के से ज़्यादा, 4, 6, 8, 10 बहुत सारे सर्किल दिए गए हों, तो उन सभी सिस्टम ऑफ सर्किल को कोएक्सियल सर्किल कहा जाता है यदि उनका जो प्रत्येक पेयर का रेडिकल एक्सिस है ना, वो सबका सेम हो, सबको मतलब कि उनका रेडिकल एक्सिस ऑफ सिस्टम ऑफ सर्किल इज कॉमन, सेम हो, है ना। तो हमने लिखा कि सिस्टम ऑफ सर्किल इज सेड टू बी कोएक्सियल इफ दे हैव ए कॉमन रेडिकल एक्सिस, that is when the radical axis of each pair of circle is the same। तो फिगर में आप देख रहे हैं जैसे दो पेयर है सर्किल का, और उस सर्किल का रेडिकल एक्सिस बीच में जो है, देखे कल भी निकाले थे हम रेडिकल एक्सिस, आप लोग देखे थे कि क्या था रेडिकल एक्सिस, कि किसी पॉइंट से दोनों सर्किल पर खींचे गए टेंजेंट का लेंथ अगर बराबर हो तो उस पॉइंट का जो लोकस होगा वह रेडिकल एक्सिस कहलाता है। कल यही बताए थे हम आपको कि रेडिकल एक्सिस क्या है ना, कि उस पॉइंट का लोकस जिस पॉइंट से दोनों सर्किल पर टेंजेंट खींचा जाए और वो टेंजेंट का लेंथ बराबर हो तो उस पॉइंट का लोकस जो होता है वो रेडिकल एक्सिस कहलाता है। तो उसी संदर्भ में हम लोग का एक क्वेश्चन बनता है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसी को कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल। तो आसान सा बात है कि हमने दो सर्किल लिया, जो दोनों सर्किल से आप पहले से परिचित हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c1 = 0 एंड x² + y² + 2gx + 2fy + c2 = 0। ये दो सर्किल है, और वो दोनों सर्किल का, ये जो दोनों सर्किल है 1 और 2, इस सर्किल से आप पहले से भी परिचित हैं। इन दोनों सर्किल के लिए रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल एक्सिस का समीकरण हमारा कल आया था, कल हम लोग यहाँ पर पहुंच गए थे, है ना। तो लेट x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0 एंड x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0 are any two circles of system and their radical axis is 2g1 - g2x + 2f1 - f2y + c1 - c2 = 0। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि कॉमन रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ सर्किल। हम लोग जानते हैं कि दोनों सर्किल का जो रेडिकल एक्सिस होता है, ये जो रेडिकल एक्सिस कल बताए थे, कल की बात याद होगी आप लोगों को, यहाँ पॉइंट था, ये रेडिकल एक्सिस हुआ, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इस सेंटर पर इस रेडिकल एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं कि वी नो दैट the common radical
axis of each pair of circle is perpendicular to the line joining their centers, है ना, कि common radical axis is perpendicular to the line joining this their center, है ना। तो रेडिकल एक्सिस जो होता है उसके सेंटर को मिलाने वाली रेखा पर कॉमन रेडिकल एक्सिस जो है उस पर परपेंडिकुलर होता है ना। तो इस प्रकार जो है ये जितना सर्किल है सब का सेंटर एक ही रेखा पर है, एक ही लाइन पर है। सो सेंटर ऑफ each system of circles, center of each system of circles will be on a line. Center of circles will be on a line. स्ट्रेट लाइन लिख दीजिए, ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एस टी देकर डॉट दे दिए, मतलब समझ लीजिएगा वो स्ट्रेट लाइन हो गया। तो अब जो है देखिए यहां पर थोड़ा हम इसी फिगर को फिर अब इसमें से यहां ले लेते हैं। एक सर्किल यहां है, दूसरा सर्किल यहां है, यहां पॉइंट पी है, पी से यहां पर टेंजेंट है इस सर्किल पर, और पी से यहां पर टेंजेंट है इस सर्किल पर, और ये जो है कॉमन रेडिकल एक्सिस है, इसका सेंटर यहां है, मान लीजिए इसका सेंटर यहां है ना। तो ये सेंटर पर ये जो है हमारा रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे ये जो सेंटर हमारा हो गया, इसको हम यहां तक कर सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो जा रहा है सो वाई एक्सिस हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, और ये जो इन दोनों का कटान बिंदु है ये ओरिजिन हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लाइन जो सेंटर को मिला रहा है, लेट चाहे सपोज लिखिए, सपोज दैट द लाइन joining the centers, joining the centers is x axis, so common radical axis be y axis। ठीक है, देख रहे हैं आप कि अगर सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन है वो अगर एक्स एक्सिस है तो कॉमन रेडिकल एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो कॉमन रेडिकल एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और सेंटर का है एक्स एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। फिर अगर रेडिकल को वाई एक्सिस लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, है ना।
नाउ y coordinate of line joining the centers will be 0 हो जाएगा। तो उसके सेंटर्स का लाइन y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो जो सेंटर होता है यहाँ पर, जब सर्किल का इक्वेशन ये लेते हैं तो क्या होता है -g1 -f1, और इसके लिए क्या होता है -g2 -f2। तो y कोऑर्डिनेट का क्या है दोनों सेंटर का -f1 -f2, तो वो दोनों 0 हो जाएगा। इसलिए क्या होगा f1 = 0 f2 = 0। ठीक है। अब जो है रेडिकल एक्सिस को हमने y माना है। रेडिकल एक्सिस को यहाँ 3 है इक्वेशन, इसको कर दीजिए 4। रेडिकल एक्सिस को हमने y एक्सिस माने हैं, तो रेडिकल एक्सिस को y एक्सिस माने हैं तो वहां पर x = 0 हो गया है ना। एंड x = 0, इसको इक्वेशन 5 कर दो, क्योंकि दोनों हम एक ही बार ले लिए हैं कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज x एक्सिस, सो कॉमन रेडिकल एक्सिस भी y एक्सिस। कॉमन रेडिकल एक्सिस जो है y एक्सिस हो जाएगा। मतलब ये अगर x एक्सिस है तो ये y एक्सिस हो जाएगा। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ हम लोग x = 0 ले लिए। जैसे जरूरत होगी वैसे हम लोग इसका काम करेंगे, है ना। तो जब x = 0 और f1 और f2 = 0 हो गया तो क्या बच गया, यहां देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना, विथ द हेल्प ऑफ फोर एंड 5, 4 और 5 के हेल्प से, है ना, इक्वेशन 3 से क्या मिलता है विद द हेल्प ऑफ 4 एंड 5, 4 और 5 के हेल्प के साथ इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, तो x 0 है तो ये 0 हो जाएगा। f1 और f2 बराबर भी 0 है, f1 बराबर भी 0 है, तो 0 × 0 ये भी 0 हो गया। तो क्या बच गया हमारा C1 - C2 = 0। अब देखिए C1 - C2 0 हो गया, इसका मतलब C1 = C2 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट C1 = C2, और इसको हम लोग C मान लेते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं से। जब पहले कोई चीज को मानते हैं तो पहले लेट लिखेंगे, और जब कर लेने के बाद जब बाद में उसको मान लिया जाता है कि ऐसा हमने मान लिया, तो ब्रैकेट में से लिख देते हैं, SAY, है ना। तो इसको हम लोग C मान लेते हैं। जब C मान लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 1 और 2, यह C हो गया, C1 = C2 हो गया, C मान लिए। और देखो इसके हिसाब से f1 0 है, f2 0 है, तो हमारा 10 इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स। अब इक्वेशन 1 और 2 हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 बन जाएगा x² + y² + 2g1x + c = 0, और दूसरा का x² क्या हो जाएगा, x² + y² + 2g2x + c = 0। इन दोनों को आप देखें, है ना। तो अब दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, है ना, g1 g2 दोनों को कंबाइन करके अगर हम लिखते हैं, है ना, 10, इसको भी हम लोग
इक्वेशन मान लें, इसको कर दे 6, इसको कर दीजिए 7। देखिए अलग अलग इक्वेशन मान लिए, है ना। तो इसमें यह दिखता है कि हम लोग को यहां पर 2gx g1 और g2 से ये सेटिस्फाई किया गया है। क्योंकि यहाँ पर f1 0 हो रहा है, f2 0 हो रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बच रहा है g1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या बच रहा है यहाँ पर g2, यानी कि यह हो गया -g2 0 और यह हो जाएगा -g1 0। तो g1 g2 से यह सेटिस्फाइड है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे एंड which represents the circle x square plus y square plus 2gx plus c equal to 0। यह सर्किल देखता है ना। तो and which represents the circle x square plus y square plus 2gx plus c equal to 0 and which gives कर दीजिए, क्योंकि अगला हम लोग को and which gives the circle x square plus y square plus 2gx plus c equal to 0, which represent the coaxial circle of whole system, which represent the coaxial circle of whole system, which represent the whole system, coaxial circle of whole system। या इसको ऐसे लिख दो थोड़ा सा, which represents the whole system of coaxial circle। ठीक है। तो आपने देखा कि दो सर्किल हम लोगों के पास था जिसका रेडिकल एक्सिस कल ही पढ़े इतना होता है, और हम लोग जानते हैं कि कॉमन रेडिकल एक्सिस जो होता है तो दोनों सर्किल के सेंटर को मिलाने वाले रेखा पर जो है परपेंडिकुलर होता है ना। तो परपेंडिकुलर होता है तो हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया सेंटर वाले लाइन को, और कोएक्सियल वाले लाइन को हमने क्या मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया। तो वाई एक्सिस मान लिया, एक्स एक्सिस पर जो है हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है। तो अब उस हिसाब से हम जैसे चलेंगे तो F1 और F2 दोनों जो है क्या होगा, F1 और F2 देखिए 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया चूंकि रेडिकल एक्सिस y है। तो अब उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं कि here g is variable parameter, g is variable parameter and has different values for different number of system, for different number of system, different number of system, but C is a constant, C is a constant, C क्या है, constant है, and has the same
and have the same value for all the circles of the system. सर्किल ऑफ द सिस्टम्स, है ना। तो हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0, which represent the whole system of coaxial circle, है ना। Here g is variable parameter and has different value for different number of system. g जो है वेरिएबल पैरामीटर है जिसका डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम के लिए डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम के लिए डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। और c कांस्टेंट है और सभी सर्किल के लिए उसका मान एक ही होगा, सभी सर्किल के लिए उसका एक ही मान होगा। c इज कांस्टेंट एंड हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल द सर्किल ऑफ सिस्टम। ये इतना बात आप नहीं भी लिख सकते हैं, आपका इक्वेशन जो मिलना चाहिए वो इक्वेशन आपका यहीं पर क्लियर हो गया, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कठिनाई नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो लॉकडाउन खुलने की स्थिति में हम लोग इसको देखेंगे और इसको बढ़ाएंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज है इसमें, लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लैंग्वेज हल्का यूज करके लिखना पड़ता है कि बच्चे को समझ में आ जाए। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर लगभग अंतिम पायदान की ओर है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और प्रत्येक दिन के अपडेट को आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। धन्यवाद।